जय हिंद, वंदे मातरम। भैयाओं, आज हम कक्षा एकादशी कला वर्ग में पाठ 2 पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित अध्ययन करेंगे। आज का हमारा प्रकरण रहेगा पृथ्वी की उत्पत्ति के आरंभिक सिद्धांत, जो इस पाठ का प्रथम भाग है। पृथ्वी की उत्पत्ति का आरंभिक सिद्धांत। अगर हम छोटी कक्षा में देखते हैं तो उस छोटी कक्षा के अंदर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार कहानी सुनिए तो मनुष्य उस स्टार के बारे में जानना चाहता है, अर्थात मनुष्य इस ब्रह्मांड के बारे में, ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है। तो उस जानकारी को आपके इस किताब के माध्यम से, जो किताब में आपकी जानकारी दी हुई है, उसके माध्यम से हम इसमें अध्ययन करेंगे कि पृथ्वी और ग्रह और इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, है ना। ये ब्रह्मांड है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो सर्वप्रथम हम अगर प्राचीन काल के सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं, जिसको हम पृथ्वी की उत्पत्ति के आरंभिक सिद्धांतों की बात करते हैं, तो पृथ्वी की उत्पत्ति के 2 आरंभिक सिद्धांत थे। एक सिद्धांत था जो आध्यात्मिक सिद्धांत था और दूसरा था वो वैज्ञानिक सिद्धांत था। आध्यात्मिक सिद्धांत के अनुसार हम अपने पूर्वजों से कहानी सुनते हैं कि इस ब्रह्मांड की रचना, इस ब्रह्मांड की रचना किसने की है? ब्रह्मा ने की है। भगवान ब्रह्मा ने की है इस ब्रह्मांड की रचना। तो ये एक आध्यात्मिक कहानी जो हमारे पूर्वजों से हम सुनते हैं। लेकिन वैज्ञानिक सिद्धांत की हम बात करते हैं तो वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार इस पृथ्वी की उत्पत्ति के प्रमुख रूप से 2 सिद्धांत माने गए हैं। एक तारा या अद्वैतवादी सिद्धांत और दूसरा सिद्धांत है द्वितारक या द्वैतवादी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस वैज्ञानिक सिद्धांत में सबसे पहले हम बात करते हैं एक तारा या अद्वैतवादी सिद्धांत, अर्थात एक तारा या अद्वैतवादी सिद्धांत क्या कहता है, ये ध्यान से सुनना। ये कहता है कि पृथ्वी तथा सौर परिवार की जो उत्पत्ति हुई है वो केवल एक तारे से हुई है। किससे हुई है? एक तारे से ही हुई है। एक तारे के द्वारा इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। किसने कहा? ये बफन। ये बफन है, वो फ्रांस का दार्शनिक है। बफन कहाँ का है? फ्रांस का दार्शनिक है, जो एक तारा या अद्वैतवादी सिद्धांत इसने परिकल्पना प्रस्तुत की। 1755 में बफन ने इस परिकल्पना को प्रस्तुत किया था और इस परिकल्पना का समर्थन करने वाले जो दार्शनिक हैं वो कांट, लाप्लास, लॉकिट और शेल और रोशी, ये इस परिकल्पना का समर्थन करने वाले हैं। अर्थात ये जो भी सौर परिवार है, पृथ्वी है और सौर परिवार है, इन सब की उत्पत्ति एक तारे से हुई है, ऐसा माना जाता है। कांट तो यहाँ तक कहता है, कांट ने क्या कहा है? मुझे पदार्थ लाके दो, मैं पृथ्वी की उत्पत्ति करके दिखाऊंगा। कांट ने क्या कहा है? मुझे पदार्थ लाके दो, मैं पृथ्वी की उत्पत्ति करके दिखाऊंगा। ये किसने कहा है? कांट ने कहा है। अब हम बात करते हैं, आपकी पुस्तक में सबसे पहले नाम आया हुआ है इमैनुएल कांट का। किसका नाम आया है? इमैनुएल कांट का। तो इन सब के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले इमैनुएल कांट की बात करते हैं। इसके बारे में भी आपको सामान्य सी जानकारी दी है। सबसे पहले हम बात करते हैं इमैनुएल कांट। क्या नाम है? इमैनुएल कांट। इमैनुएल कांट। इस इमैनुएल कांट ने एक पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित एक परिकल्पना प्रस्तुत की। उसका नाम है वायव्य राशि परिकल्पना। क्या नाम है? वायव्य राशि परिकल्पना। वायव्य राशि परिकल्पना। वायव्य राशि परिकल्पना इसने प्रस्तुत की। इस वायव्य राशि परिकल्पना में क्या बताया? कांट ने कहा कि पहले बहुत सारे पदार्थ थे और वो बहुत सारे पदार्थ पृथ्वी बनने में, इस बहुत सारे पदार्थों का प्रमुख आते हैं जिसको ग्रहाणु कहा गया। क्या कहा गया? ग्रहाणु कहा गया। और वो जो ग्रहाणु थे वो धीरे धीरे पास में आने लगे, उत्कर्ष शक्ति के कारण पास में आने लगे और पास में आने के कारण धीरे धीरे वो एक दूसरे के ऊपर पदार्थ चढ़ने लगे और एक छल्ला बनने लगे। छल्लों के माध्यम से क्या हो गया? उसकी
धीरे धीरे छल्ला बन करके उसके विभिन्न प्रकार के तारे और ग्रहों और नक्षत्रों का निर्माण हो गया। ये कौन कहता है? इमैनुएल कांट, जिसको वायवीय राशि परिकल्पना कहा है। और वायवीय राशि परिकल्पना का मतलब है कि जितने भी पदार्थ बने हैं वो सभी विभिन्न प्रकार की गैस और धूल कण से ये पदार्थों का निर्माण हुआ है। ये परिकल्पना इसने 1755 में प्रस्तुत की। कब प्रस्तुत की? 1755 में इसने प्रस्तुत की। और ये परिकल्पना उसकी एक पुस्तक है, उसकी पुस्तक क्या नाम है? नेचुरल हिस्ट्री। पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री में इस परिकल्पना से संबंधित इसने बताया गया है, जो 1755 में इस परिकल्पना को इसने प्रस्तुत किया। और इसने यहाँ तक कहा कि आप मुझे पदार्थ लाकर दो, मैं पृथ्वी की उत्पत्ति करके दिखाऊंगा। आप मुझे पदार्थ ला करके दो, मैं पृथ्वी की उत्पत्ति करके दिखाऊंगा। यहाँ तक ही नहीं, इसने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को भी इसमें प्रस्तुत किया है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पर आधारित ये हैं। किसके हैं? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पर आधारित है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पर आधारित तो ये न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पर आधारित मानी जाती है। इसके बाद में ये परिकल्पना भी अच्छी सिद्ध नहीं हो पाई और इस परिकल्पना को संशोधन किया गया। और इस परिकल्पना को संशोधन करके इसमें एक नया अर्थ प्रस्तुत किया। और उसको नया अर्थ देने वाला कौन था? गणितज्ञ लाप्लेस। एक गणितज्ञ था लाप्लेस। क्या नाम था? गणितज्ञ लाप्लेस। इस लाप्लेस ने इस वायवीय राशि परिकल्पना में संशोधन किया और वायवीय राशि परिकल्पना में संशोधन करके एक नई परिकल्पना दी, जिसका नाम था निहारिका परिकल्पना। क्या नाम था? निहारिका परिकल्पना। क्या नाम दिया? निहारिका परिकल्पना। एक नया नाम प्रस्तुत किया, निहारिका परिकल्पना। इस वायवीय राशि परिकल्पना का नाम नया क्या दिया? निहारिका परिकल्पना। और इसने ये संशोधन 1796 में किया। कब किया? 1796 में ये इसने संशोधन किया। 1796 में इस वायवीय राशि परिकल्पना में संशोधन करके एक निहारिका परिकल्पना प्रस्तुत की। और इस निहारिका परिकल्पना ये प्रस्तुत करने में एक इसकी पुस्तक है, एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम्स। क्या नाम है? एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम पुस्तक है। उस पुस्तक के अंदर इस परिकल्पना के बारे में, निहारिका परिकल्पना के बारे में इसमें अध्ययन किया गया। अब उष्ण, इसमें क्या बताया? उष्ण गैसीय निहारिका के बारे में इसने बताया। निहारिका क्या होती है? निहारिका यानी धूलकण और विभिन्न प्रकार की गैसों के बादल को हम निहारिका कहते हैं। धूलकण और विभिन्न प्रकार के गैसों के बादल जो बहुत गर्म होते हैं, अर्थात उष्ण गैसीय निहारिका परिकल्पना के बारे में इसने बात की। और इसने सूर्य की युवा अवस्था से संबंधित बात बताई। क्या बताई? सूर्य की युवा अवस्था से संबंधित इसने बात बताई। किसने? लाप्लेस ने। तो कुल मिला के इसमें ये ध्यान रखना है कि एक तारा सिद्धांत, एक तारा सिद्धांत या अद्वैतवादी सिद्धांत में इमैनुएल कांट ने दिया। इस इमैनुएल कांट के अनुसार क्या बताया? वायवीय राशि परिकल्पना के बारे में अध्ययन किया। और वायवीय राशि परिकल्पना 1755 में दी, जो नेचुरल ऑफ हिस्ट्री है। उस पुस्तक के अंदर इसमें ये अध्ययन किया गया और न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पर आधारित ये था। दूसरा है गणितज्ञ। इस वायवीय राशि परिकल्पना में संशोधन किया गया और संशोधन करने वाला कौन है? गणितज्ञ लाप्लेस, जो निहारिका परिकल्पना के नाम से दूसरी परिकल्पना दी। इस वायवीय राशि परिकल्पना में संशोधन करके निहारिका परिकल्पना एक प्रस्तुत की, जो 1796 के अंदर इस परिकल्पना के नाम से जाने जाते हैं। ये प्रमुख रूप से परिकल्पना थी जो एक तारा सिद्धांत पर आधारित थी। अब हम द्वैतारा सिद्धांत की बात करते हैं। तो द्वैतारक सिद्धांत या द्वैतवादी सिद्धांत परिकल्पना, इसके प्रमुख दार्शनिक या प्रमुख समर्थकर्ता चैम्बरलेन, मार्टेन, जेम्स जीन्स, जेफरीज, ऑटो शेम और कार्ल वाइजेस्कर, ये सभी इसके क्या हैं?
इस सिद्धांत को मानने वाले, द्वितारक सिद्धांत को मानने वाले माने गए। अब चैम्बरलिन और माल्टन है, ये ग्रहणु परिकल्पना प्रस्तुत करते हैं। ये दोनों कौन प्रस्तुत करते हैं? ग्रहणु परिकल्पना ग्रहणु परिकल्पना प्रस्तुत करते हैं। कौन? चैम्बरलिन और माल्टन ग्रहणु परिकल्पना प्रस्तुत की। और ये ग्रहणु परिकल्पना प्रस्तुत कब की? 1904 में। कब की? 1904 में इस परिकल्पना को प्रस्तुत किया गया। 1904 में ग्रहणु परिकल्पना को प्रस्तुत किया गया, अर्थात जो पृथ्वी है, ग्रह है, वो सब ग्रहणों से इसका निर्माण हुआ है। फिर चैम्बरलिन के बाद में जेम्स जीन्स और जेफरीज की बात करते हैं। तो जेम्स जीन्स और जेफरीज भी चैम्बरलिन और माल्टन का समर्थन किया, और समर्थन करते हुए इसने ज्वारीय परिकल्पना प्रस्तुत की। क्या नाम दिया? ज्वारीय परिकल्पना। इन दोनों ने ज्वारीय परिकल्पना दी। ज्वारीय परिकल्पना प्रस्तुत की। चैम्बरलिन और माल्टन का समर्थन करते हुए जेम्स जीन्स और जेफरी ने ज्वारीय परिकल्पना प्रस्तुत की। इसी प्रकार हम अगर आगे बात करते हैं, ऑटो सिम्स और कार्ल वाइज़ेकर, इसने 1950 ईस्वी के अंदर इसने क्या किया? इसने निहारिका परिकल्पना में संशोधन किया और सौर निहारिका की बात की, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस प्रमुख रूप से मानी जाती है, जिसमें धूलकण और घर्षण के कारण चपटी तस्त्री, हाइड्रोजन, हीलियम और धूलकण, ये घर्षण के कारण एक तस्त्री अनुमान इसकी आकृति का निर्माण हो गया, और धीरे धीरे इसकी अभिवृद्धि और प्रकरण के द्वारा ही ग्रहों का निर्माण हुआ है। ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ? हीलियम, हाइड्रोजन और धूलकण के घर्षण के कारण तस्त्री अनुमान उसकी आकृति का निर्माण हो गया, और धीरे धीरे अभिवृद्धि प्रक्रिया के द्वारा ही ग्रहों का निर्माण हो गया। अब द्वितारक सिद्धांत के अंदर ये परिकल्पना, जैसे ग्रहणु परिकल्पना और ज्वारीय परिकल्पना को मैं समझाता हूँ। तो ज्वारीय परिकल्पना और ग्रहणु परिकल्पना क्या कहते हैं? इस चैम्बरलिन और माल्टन क्या कहता है? ध्यान से सुनो। ये कहता है एक सूर्य था पहले, ये एक सूर्य है, ये जो सूरज है, ये सूर्य था, और इस सूर्य के पास से एक तारा गुजरा। सूर्य के पास से क्या गुजरा? एक तारा गुजरा, जो सूर्य से भी बहुत बड़ा था। इस सूर्य के पास से एक तारा गुजरा, तो इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति सूर्य से अधिक थी, और सूर्य से अधिक होने के कारण सूर्य से पदार्थ निकलने लगा। सूर्य से ग्रहणों का बाहर निकलने लगे, सूर्य से पदार्थ बाहर आने लगे, और बाहर आने के कारण जब तक ये इसमें इस दूसरे तारे में समाहित होते, तब तक ये तारा इस सूर्य से बहुत दूर चला गया, और जो ये सूर्य से जो पदार्थ निकले वो बीच में ही लटकने लग गए, और वो आपस में घर्षण करने लगे, और घर्षण के माध्यम से ग्रहणों का निर्माण हुआ, और इसी को उसने ग्रहणों का नाम दिया। जो सूर्य से निकलने वाले पदार्थ हैं, चैम्बरलिन और माल्टन ने इसी को इसने ग्रहणों का नाम दिया, और इस ग्रहणों से ही धीरे धीरे अनेक प्रकार के ग्रह और पृथ्वी का निर्माण हो गया। ये किसने कहा? चैम्बरलिन और माल्टन। लेकिन जेम्स जीन्स और जेफरी ये क्या कहते हैं? ये एक तारा नहीं था। इस सूर्य के अंदर से अगर ये पदार्थ निकलते तो इतने गर्म और सूर्य के आकृति, सूर्य के ग्रहणों के अनुसार होने चाहिए थे। उसने कहा एक और तारा था, एक तारा ये और दूसरा तारा और था। क्या कहा? दो तारे थे, और एक सूर्य था, और सूर्य के बाद में ऐसे दो तारे थे, और दो तारे होने के कारण ये दो, एक तारा और था, और दूसरा तारा एक और गुजरा इसके पास से होता हुआ एक दूसरा तारा और गुजरा। इस तारे के गुजरने के कारण इस तारे से जो पदार्थ थे वो बाहर निकलने लग गए, और बाहर निकलने के बाद में ये तारा, दूसरा तारा इससे दूर हो गया, और इस दूसरे प्रथम तारे से, ये प्रथम तारा है, इस प्रथम तारे से जो भी निकला है ग्रहण, वो सभी ग्रहणों निकले हैं, उस पदार्थों से ही ग्रहों का निर्माण हुआ है, ऐसा माना जाता है। ये सभी एक प्रस्तुत परिकल्पनाएं हैं। अब इसके आधार पर हम देखते हैं तो ये परिकल्पनाएं हमें हल्की सी सही लगती है, क्योंकि ये कहता है वर्तमान के अंदर अगर हम देखते हैं तो जो ग्रहों का निर्माण है, ग्रहों की आकृति है, उस आकृति को देखते हैं। तो जैसे ये सूर्य है, और सूर्य के बाद में जो ग्रहों की आकृति को अगर हम देखते हैं तो ग्रह इस प्रकार से हैं। ये बुध ग्रह है, ये शुक्र ग्रह है, ये पृथ्वी ग्रह है, और पृथ्वी के बाद में ये मंगल ग्रह है, और ये बीच में डॉट डॉट ये शुक्र ग्रह है, उसके बाद में बृहस्पति ग्रह है, फिर अरुण शनि ग्रह है, अरुण और वरुण ग्रह है। अर्थात ये संघार रूप में ये है, इसके संघार रूप में स्थित है।
अर्थात कहा जाता है कि अगर सूर्य से ये पदार्थ निकले हैं तो जैसे पहले जो पदार्थ निकला वो कम मात्रा में निकला था, उसके बाद में पदार्थ अधिक मात्रा में निकलने लगे, फिर वापस कम मात्रा में निकलने लगे। ये इसके माध्यम से ये देखा जा सकता है। जिस प्रकार से किसी वस्तु को खींचते हैं तो वो पहले कम मात्रा में आती है, फिर अधिक दबाव लगने पर अधिक मात्रा में आती है, फिर जैसे उसकी खिंचाव कम होता है तो धीरे धीरे उसकी मात्रा भी कम होती जाती है। तो ये सिद्धांत ऐसे समझाता है। तो इस प्रकार से हमने आज जो पृथ्वी की उत्पत्ति के आरंभिक सिद्धांतों के बारे में बात की है, जिसमें दो प्रकार के सिद्धांत हैं, एक तारा सिद्धांत और द्वितारा सिद्धांत। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।